हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के टॉपिक में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो पहले टॉपिक चुने थे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे अब बढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हम उस टॉपिक को जिसके विषय में इसके पहले हम डिस्कस किए थे उसको एक बार और रिकैप कर दिया जाए। तो हम बताए क्या थे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विषय में बताए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र के विषय में बात हुई थी। अब नर जनन तंत्र ये इसको मेनली दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इसको दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑर्गन्स, और इसको प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा जो होगा उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में यदि मेल की बात की जाए, मेल की बात हो भी रही है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है टेस्टिज या इसको कहते हैं वृषण। ये वृषण होता है। ठीक। प्राथमिक लैंगिक अंग को और किस नामों से जाना जाता है? तो प्राथमिक लैंगिक अंग को जनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनद या गोनड्स भी कहते हैं। ठीक। ये जो जनद होते हैं वो क्या करते हैं? गैमेट का निर्माण करते हैं। युग्मक या गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ठीक। तो नर में ये जो सेक्स ऑर्गन होता है या लैंगिक अंग होता है वो कमर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं पेल्विक रीजन। इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं। पेल्विक रीजन या श्रोणि भाग जो होता है उसी भाग में ये स्थित होता है। और एक बोन होती है ये कमर वाले भाग में ही, उसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसी क्षेत्र में ये नर जननांग स्थित होता है। यानी ये टेस्टिज की बात हो रही है, टेस्टिज उसी रीजन में स्थित होता है। ठीक। मादा में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, लेकिन यहाँ नर की बात हो रही है तो नर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? टेस्टिज होगा। ठीक है। यही वो संरचना है जहाँ पे युग्मकों का निर्माण या गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या चीजें आएंगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या द्वितीयक लैंगिक अंग में वो नलिका प्रणाली आती है। नलिका
प्रणाली या डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम आता है। वो सभी नलिकाएं आती हैं जिनके माध्यम से ये युग्मक टेस्टिस से या वृषण से बाहर निकल करके मादा के जननांग में जाते हैं। ठीक है, यानी ये नलिकाएं एक तरह से युग्मकों को या स्पर्म को, मान लीजिए स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य, मानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक। अच्छा, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, तो यही डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं आगे हम उसके विषय में बताएंगे विधिवत। ये नलिकाएं होती हैं। और दूसरा सहायक ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ये ग्लैंड्स होती हैं। अब नलिकाएं शुक्राणुओं को या युग्मक जो बनते हैं टेस्टिज में, उनको टेस्टिज से बाहर ले जाने का कार्य करती हैं। और ये जो सहायक नलिकाएं होती हैं उनकी परिपक्वन या उनको पूर्ण विकसित होने में सहायता करती है, यानी उनके मैच्योरेशन में उनके पूर्ण रूप से विकसित होने में सहायता करती है, उनको मैच्योर होने में, उनको परिपक्व होने में, उनको उनके विकसित अवस्था में लाने में ये सहायता करती है। कौन? तो सहायक ग्रंथियां। और नलिकाएं जो विभिन्न प्रकार की होंगी वो क्या करेंगी, ये ट्रांसपोर्टेशन या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ये नलिकाएं सहायता करती हैं। इसके अलावा एक चीज और, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग तो होता है, द्वितीयक अंग होता है। इसके बाद एक चीज और होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या बाह्य लैंगिक अंग, बाह्य लैंगिक अंग। तो मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या बाह्य लैंगिक अंग क्या होता है, तो दो चीजें देखने को आपको मिलेगी। पहला तो पेनिस, इसको शिश्न कहते हैं, शिश्न। और दूसरा होता है स्क्रोटम, इसको वृषण कोश कहते हैं। इसमें वृषण या टेस्टिज होता है, इसी में क्या होता है, वृषण या टेस्टिज होता है। ठीक। तो शिश्न और वृषण कोश ये दोनों एक्सटर्नल जेनेटिलिया या बाह्य लैंगिक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से हम शुरू करेंगे, इन्हीं से हम अब आगे का जो भी टॉपिक होगा, जो भी आगे की प्रक्रिया है नरजनन तंत्र में पढ़ने की, उसको हम आगे बढ़ाएंगे उन्हीं को लेकर के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्रोटम की संरचना को, स्क्रोटम की संरचना को हम देखेंगे। ठीक है,
तो चलिए ये मान लेते हैं, थोड़ा यहाँ बना देते हैं, ये स्क्रोटम हो गया। मान लेते हैं ये स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम या वृषण ये पुरुष में दोनों टांगों के बीच में और कमर के पास, ये उदर वाला जो स्किन होता है, ये एब्डोमिनल जो वॉल होता है, वही बाहर की ओर निकल करके एक छोटा सा गुब्बारे नुमा या एक थैले नुमा संरचना बना लेता है। दोनों टांगों के बीच में ये लटकता रहता है। इसी को हम कहते हैं स्क्रोटम या वृषण कोश। ये वृषण कोश जो होता है ये शरीर से बाहर क्यों होता है? तो शरीर से बाहर इसलिए रहता है क्योंकि शरीर के अंदर यदि रहेगा तो वहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है। उस तापमान पे शुक्राणु का निर्माण हो पाना यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए शरीर का जो तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की जरूरत होती है। और वो तभी संभव है जब ये बाहर शरीर के संपर्क से बाहर हो। ठीक है, इसलिए ये लटकता रहता है। ऐसा होने से इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम बना रहता है। और इस तापमान पे शुक्राणु जनन की क्रिया या स्पर्म बनने की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस सहजता से संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो जो स्क्रोटम होता है उसके बाहर का जो स्किन होता है, इसको इसको ये स्किन है ही है, स्किन ये है, स्किन ये बाह्य त्वचा है, ये बाहरी त्वचा है। ठीक, अब इसके ठीक नीचे एक मांसपेशी होती है। इसके ठीक नीचे एक मांसपेशी होती है, ये इसको डार्टोज मसल कहते हैं। इसको कौन मसल के नाम से जाना जाता है? तो डार्टोज मसल। ये डार्टोज मसल है, डार्टोज मसल, ये डार्टोज मसल है। अब डार्टोज मसल का काम क्या है? तो देखिए, वैसे तो ये शरीर के बाहर दोनों टांगों के बीच में लटका रहता है, लेकिन ठंडी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। बहुत कम टेम्परेचर पे भी इस पर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो बहुत जब कम टेम्परेचर बाहर हो जाता है तो ये डार्टोज मसल स्क्रोटम को सिकोड़ करके शरीर के टच में या संपर्क में ला देता है, जिससे स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो टेम्परेचर या वह तापमान स्क्रोटम को मिल जाता है। ठीक, और जब वह तापमान मिल जाता है तो आगे जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है वो आसानी से संपन्न हो पाती है। फिर से यदि शरीर का तापमान ज्यादा जब हो जाएगा तो ये डार्टोज मसल फिर से स्क्रोटम को फैला करके शरीर से दूर कर देती है। ठीक है, ताकि स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से कम बना रहे। ठीक, तो ये शरीर के नजदीक भी स्क्रोटम को लाता है जब तापमान की जरूरत होती है, और जब तापमान अधिक हो जाता है शरीर का तो शरीर से दूर रखने के लिए इसको लटका करके दूर भी करता है। तो ये दोनों काम करता है। ठीक, ये डार्टोज मसल का काम है। डार्टोज मसल के ठीक नीचे एक और मसल होता है, एक और मांसपेशी होती है, इसको कहते हैं क्रीमेस्टर।
ये क्रिमेस्टर है, क्रिमेस्टर मांसपेशी होता है, क्रिमेस्टर, ये क्रिमेस्टर मसिल होता है, क्रिमेस्टर मसिल होता है। ठीक है। अब जो ये स्क्रोटम होता है, ये अंदर से दो भागों में बटा होता है, अंदर से दो भागों में बटा होता है। अब दो भागों में बट गया तो इसमें अब कितने खाने हो गए, एक दो, दो खाने हो गए। ठीक। अब ये जो डिवाइडेशन या डिवाइडिंग जो वाल है या विभाजित, ये वृषण को विभाजित करने वाला ये जो दीवार है, ये बाहर से भी दिखता है। तो बाहर से एक लाइन नुमा संरचना वृषण के ऊपर से दिखता है, उसको रैफे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रैफ है। लेकिन अंदर की ओर से जो दीवार होता है उसको कहते हैं क्या, तो सेप्टम स्क्रोटी, सेप्टम स्क्रोटी कहते हैं, सेप्टम स्क्रोटी। अब बाहर की तरफ से जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, रैफ है, रैफ है। सेप्टम स्क्रोटी बाहर की तरफ से जो दिखता है उसको रैफ है कहते हैं। अब ये दोनों जो खाने बने हैं इसी में टेस्टिज रहता है, इसी में क्या रहता है, टेस्टिज। नीचे की ओर ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से या एक गद्दीदार संरचना से या एक कनेक्टिव टिश्यू से या संयोजी ऊतक से जुड़ा रहता है नीचे की ओर। इसको कहते हैं ग्यूबरनाकुलम या मेजोर्कियम। इस संरचना को कहते हैं ग्यूबरनाकुलम। ग्यूबरनाकुलम या मेजोर्कियम, मेजोर्कियम। ठीक, ग्यूबरनाकुलम या मेजोर्कियम। अब ये टेस्टिज के बाहर ये होता है एपिडिडाइमिस, या इसको कहते हैं अधिवृषण। क्या होता है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के नीचे वाले भाग से, यानी यहाँ से नीचे वाले भाग से, ठीक है, नीचे वाले भाग से। अब आगे बताएंगे। एपिडिडाइमिस का ऊपर वाला जो भाग होता है उसको कैपुट बोलते, इसको बोलते हैं कार्पस, और सबसे नीचे वाले भाग को काडा बोलते हैं। यहाँ हम बता देते हैं। जैसे ये सपोज कर लीजिए आपका एपिडिडाइमिस हो गया, अधिवृषण हो गया, तो ऊपर वाले भाग को कैपट या कैपुट, बीच वाले भाग को कार्पस, और सबसे नीचे वाले भाग को काडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला भाग है, इसको काडा बोलेंगे। यहाँ से एक नलीनुमा संरचना बाहर निकलता है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, वास डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, इसको वास डिफरेंस कहेंगे, डिफरेंस। ठीक है। अब ये टेस्टिज आर्गन होता है, तो आर्गन है तो भैया इसको भोजन पानी चाहिए, तो उस भोजन पानी के लिए एक व्यवस्था होती है, और उसके लिए एक अलग नली होती है, एक अलग पाइपलाइन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं आर्टरी। अभी टेस्टिज का आर्टरी है तो इसका नाम पड़ जाएगा टेस्टिकुलर आर्टरी, दोनों तरफ रहेगा। ये टेस्टिकुलर आर्टरी है, टेस्टिकुलर
आर्टरी, ठीक है। अब ये टेस्टिज कुछ वर्ज्य पदार्थ, कुछ अनावश्यक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी पदार्थों का भी उत्सर्जन करेगा या उसका परित्याग भी करेगा, उसको भी बनाएगा। तो उसको इससे, इसके शरीर से बाहर ले जाने के लिए एक पाइपलाइन होती है और उसको कहते हैं वेन्स। अब टेस्टिज का वेन है तो टेस्टिकुलर वेन कहेंगे, टेस्टिज का वेन है तो इसको क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर वेन। तो इसको कहते हैं टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर वेन। अब इसको तरह तरह की संवेदनाएं, जैसे ताप हो गया, तापमान का, ठंडी गर्मी, दर्द आदि संवेदनाएं इसको पता चले, उसके लिए इसके पास क्या होता है, तो एक तंत्रिका तंत्र भी होता है, एक नर्व सिस्टम भी होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है। ये नर्वस सिस्टम हो गया, ये नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक। टेस्टिज क्या है, टेस्टिकुलर नर्व बोल देंगे। टेस्टिकुलर नर्व। अब ये जितने पाइपलाइन होते हैं, ये सारे के सारे पाइपलाइन एक साथ, इधर भी हैं इधर भी हैं, ये सब एक साथ कहलाते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इसमें क्या क्या चीजें एक बार और देख लें। तो वास्ट डिफरेंस है, एक हो गया, ये वास्ट डिफरेंस है एक, टेस्टिकुलर आर्टरी है दो, टेस्टिकुलर वेन है ये तीसरा, टेस्टिकुलर नर्व है ये चार, चार पाइपलाइन है, ये चार मिलकर के क्या बनाते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की संख्या कितनी होती है, दो, दोनों साइड में होता है, ये दो होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड की संख्या कितनी होती है, दो होती है। अब देखिए ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला भाग, स्क्रोटम का ये ऊपर वाला भाग, ये इसको कहते हैं इनग्विनल कैनाल, वक्षण नाल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल है, इनग्विनल कैनाल या वक्षण नाल कहते हैं, वक्षण नाल कहते हैं इसको, इनग्विनल कैनाल या वक्षण नाल कहते हैं। अब देखिए बच्चा जब माँ के पेट में रहता है और 7वें महीने में, 7 मंथ के दौरान, वृषण पहले बच्चे के पेट में रहता है और 7वां महीना में वो बच्चे के पेट से सरक करके उसके स्क्रोटम में आकर के या उसके वृषण कोश में आकर के स्थापित हो जाता है। और जो ही स्थापित होता है उसके बाद से ये इनग्विनल कैनाल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, इनग्विनल कैनाल बंद हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे के पेट में टेस्टिज भ्रूणी विकास के दौरान पहले था, वो 7वें महीने के बाद या 7वें महीने के दौरान बच्चे के पेट से ये वृषण कोश में आता ही नहीं है, उस पेट बच्चे के पेट में ही रह जाता है। तो जब इसमें आएगा ही नहीं तो ये वृषण कोश खाली रह जाता है, ठीक है, खाली रह जाता है। और इस तरह से ये बच्चे को एक बीमारी हो गई, इस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म, या क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ,
हाँ, आर्किड का मतलब वृषण होता है, यानी ये छुपा हुआ वृषण हो गया। वृषण क्या हो गया? छुप गया। कहाँ छुप गया? तो बच्चे के पेट में ही, और वृषण कोश में नहीं आया। क्रिप्टो का मतलब होता है, सॉरी, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ या हिडन। हिडन में छुपा हुआ, छुपा हुआ। ठीक। ऑर्किड का मतलब होता है, ऑर्किड माने होता है वृषण, वृषण माने टेस्टिड। तो ये बच्चे के वृषण कोश में या स्क्रोटम में न आकर के उसके पेट में ही छुपा रह जाता है। ठीक। तो ऐसा बच्चा क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता आगे चल करके नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पेट में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और वहां पे यदि ये वृषण रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा तो ऐसा बच्चा आगे चल करके अपने युवा अवस्था में बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं रह सकेगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि उसके पेट में जो स्थापित टेस्टिज है उसको ला करके उसके स्क्रोटम में या वृषण कोश में फिक्स कर दिया जाता है। और इस चिकित्सकीय पद्धति को या मेडिकल ये प्रैक्टिस जो है उसको हम कहते हैं ऑर्किडो, ऑर्किडोफिक्सी, ऑर्किडोफिक्सी कहते हैं, ऑर्किडोफिक्सी। ठीक। तो इतनी सारी बातें हो गई ये टेस्टिस के विषय में। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कुछ और चीजें जो इससे संबंधित हैं, और अब डिटेल ऑफ द टेस्टिज, डिटेल ऑफ द टेस्टिज या टेस्टिज के डिटेल अध्ययन की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्टिज का डिटेल देख लिया जाए। डिटेल ऑफ द टेस्टिज। यह टेस्टिज का थोड़ा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, वो भी अंदरूनी। अब देखिए, टेस्टिज जो होता है बाहर बाहर, ये डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? डबल लेयर्ड। जैसे गुब्बारे में यदि उंगली को कस के धंसाएं तो उंगली के चारों ओर गुब्बारे का दोहरा परत बन जाता है, वैसे ही टेस्टिज के चारों ओर ये दोहरा परत बना होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसका नाम है ट्यूनिका। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक सफेद सख्त ये फाइब्रस टिश्यू का एक परत होता है। तो सफेद फाइब्रस टिश्यू का एक परत होता है, और इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ठीक, ट्यूनिका वेजाइनलिस ये दोहरे लेयर वाला होता है। तो बाहरी परत को कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, और आंतरिक लेयर को कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये जो इसका जो बाहरी लेयर होता है यह लिख देते हैं आउटर, आउटर होता है, एक होता है इनर। तो आउटर जो लेयर होगा उसको कहते हैं पेरिफेरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। जो आंतरिक होता है उसको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस जो खुद दो परतों का बना होता है, बाहरी को पेरिफेरल पेरिटोनियम और आंतरिक लेयर को विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। इसके ठीक नीचे एक सफेद फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ लेयर होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ जाकर के टेस्टिज को दो भागों में बांट देता है, एक वॉल का निर्माण कर देता है जिसके कारण अंदर की ओर बड़ा और बाहर की ओर छोटा, दो भाग में ये टेस्टिज बढ़ जाता है। ठीक, अब यहाँ से ये इस तरह की पतली पतली दीवारें बन जाती हैं जिसके कारण टेस्टिज कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। इन्हीं पार्ट्स को या इन्हीं भागों को कहते हैं टेस्टिकुलर 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 लोब्यूल्स या वृषण पिंडक। ठीक, और ये डिवाइडिंग जो वॉल है या वृषण को दो भागों में बांटने वाली ये जो दीवार है इसको कहते हैं मेडिस्टीनम। इसका नाम है मेडिस्टीनम, यही लिख देते हैं मेडिस्टीनम, मेडिस्टीनम। ठीक, अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो अंदर से भी एक परत द्वारा घिरे रहते हैं, अंदर से भी एक परत द्वारा ये घिरे रहते हैं और इसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में दो या तीन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, दो या तीन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, किसी किसी में दो और बाकी में तीन तीन की संख्या इनकी होती है। ठीक है, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो अंधनाल होते हैं। अंधनाल या इनको ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं, ब्लाइंड ट्यूब। इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं या अंधनाल कहते हैं, अंधनाल
या ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं। ठीक। अब अंधनाल क्यों कहते हैं? अंधनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक पार्ट, एक एंड बंद रहता है, ऐसे बंद रहता है, दूसरा एंड, दूसरा छोर खुला रहता है। तो चलिए अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से फिर से पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, ये ऐसे। ठीक है। एक चीज भूल रहे थे, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या 250 होती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ लिखे? यहाँ लिखे हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या 250। एक टेस्टिज में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? 250। तो ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अब एक टेस्टिज में टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या, ये जो पतली पतली नलिकाएं हमने बनाया, इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स इनकी संख्या 2 से 3 होती है। इस तरह से देखा जाए तो एक टेस्टिज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या तो 250 गुणे 3 हो जाएगा, तो 750 होगा। कितना होगा? 750 सेमिनिफेरस। एक टेस्टिज में टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होगी? 750। और जब ये पूछेगा कि एक टेस्टिज में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होगी, तब बताएंगे 250। ठीक है। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पतली पतली नलिकाओं द्वारा बाहर निकलती हैं ऐसे। इनको कहते हैं ट्यूबुली रेक्टी। इनको क्या कहते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी से फिर आगे की ओर ये जाल जैसी संरचनाएं बना लेती हैं, ऐसे जाल जैसी संरचनाएं बना लेती हैं। ठीक। इसको कहते हैं रेटी टेस्टिज। इसको क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिज। रेटी टेस्टिज। रेटी टेस्टिज से फिर से जाल जैसी संरचनाएं बाहर निकलती हैं, ऐसे जाल जैसी संरचनाएं। ये पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, और ये सभी नलिकाएं फिर टेस्टिस से बाहर आ जाती हैं। इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया कहते हैं। ठीक। अब ये सारी नलियां आपस में मिल करके फिर से एक जाल सदृश रचना बनाती हैं, यहाँ टेस्टिज के बाहर। टेस्टिज के बाहर फिर से एक जाल जैसी रचना बनाती है, और इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस या अधिवृषण भी इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। अब इस अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। ऊपर वाला भाग जो होगा कैपुट कहलाएगा, नीचे वाला भाग काडा कहलाएगा, और इन दोनों के बीच वाला भाग कार्पस कहलाता है। तो कैपुट, कार्पस और काडा। तो ये नीचे वाला भाग जो काडा होता है, यहीं से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नली नुमा संरचना, एक पतली सी नली जैसी संरचना बाहर निकलती है, और इसी को हम कहते हैं वास डिफरेंस।
इसको क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, ये वास डिफरेंस है। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब पूछा ये जाता है, अब इसके आगे भी बताएंगे, थोड़ा सा बीच में कुछ चीजें हैं बताने के लिए, उसको पहले बता दें। अब पूछा ये जाता है कि स्पर्म किन किन रास्तों से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले देख लो भैया, यहाँ हम बता देते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका, यही बता देते हैं, बार बार लिखने से वीडियो लंबा हो जा रहा है, यही बता देते हैं जल्दी से। सेमिनी फेरस, ये ट्यूबिल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स जो होती हैं, यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। ये टेस्टिज के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिज इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स। ठीक, तो सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स में स्पर्म बनते हैं, यहाँ से कहा जाता है तो ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी से कहा जाता है रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज से वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया में, वासा इफरेंसिया से कहा जाता है, तो पहले तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स, उसके बाद ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी से रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज से वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, 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 एपिडिडाइमिस की ओर आता है। एपिडिडाइमिस से होता हुआ ये आ जाता है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में। ठीक, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कहाँ आता है, तो आगे बताते हैं। ये आ जाता है इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से ये आ जाता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में। ठीक, तो ये कहा जाता है कि स्पर्म का ट्रेवलिंग जो वे है या ट्रैक है वो क्या होता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्पर्म किन रास्तों से होकर के गुजरता है। तो उसको बताने के लिए ये चीज आप याद रखेंगे। सबसे पहले बताएंगे सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स से स्पर्म आता है, पहले ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी से रेटी टेस्टिज, रेटी टेस्टिज में वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से एजिकुलेटरी डक्ट, और एजिकुलेटरी डक्ट से ये मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा से होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ये पाइपलाइंस हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चीज हम बताते हैं इससे जुड़ा हुआ, नेक्स्ट बात को हम बता दें। हाँ, उसमें ये बताना था कि जो नसबंदी होता है पुरुषों में या महिलाओं में, तो पुरुषों में ये वास डिफरेंस जो होता है उसी को काट के बांध दिया जाता है, वास डिफरेंस को ही काट के बांध दिया जाता है। अब जब ये काट के बांध दिया जाता है, टेस्टिस से बाहर वास डिफरेंस से ही हो करके ये यूरेथ्रा में स्पर्म आते हैं, तो स्पर्म टेस्टिस से बाहर जा ही नहीं पाएगा, जब जा नहीं पाएगा तो प्रजनन की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो वास डिफरेंस को काट करके पुरुषों में नसबंदी करने की क्रिया होती है उसको कहते हैं
वासेक्टोमी। वासेक्टोमी, इसमें क्या काट के बांधा जाता है? तो वास डिफरेंस, वास वास डिफरेंस से वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है। महिलाओं में जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, उसको काट के बांधा जाता है। ओविडक्ट या इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, वहां पे काट के बांध दिया जाता है, तो उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी या सेल्पिंजेक्टोमी, या सेल्पिंजेक्टोमी कहा जाता है। ये सेल्पिंजेक्टोमी है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से बता दें। देखिए, ये हो गया आपका किडनी। किडनी से जो ये नली निकला होता है, इसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर हो गया। आगे जा करके ये किस में खुलता है? तो मूत्र की थैली में, मूत्र की थैली में, या इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यूरेटर हो गया, यूरेटर। यूरेटर की संख्या कितनी है? 2 है। ये दोनों यूरेटर हो गए। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है। अब होता ये है कि ये मान लीजिए स्क्रोटम में यहाँ पे टेस्टिज है। अब ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस ऐसे आगे से होता हुआ, आगे से होता हुआ ये पीछे निकल जाता है, पीछे की ओर। यहाँ भी ये मान लीजिए टेस्टिज है, टेस्टिज, तो ये आगे से होता हुआ पीछे, जैसे ये इसको मान लीजिए वास डिफरेंस, ये सॉरी, इसको आप यूरेटर मान लीजिए। तो यूरेटर ये है। अब इधर से वास डिफरेंस आएगा, वास डिफरेंस आएगा, आते 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 ऐसे होकर के पीछे चला जाएगा। फिर दूसरा वाला इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इसे होते हुए पीछे चला जाएगा। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है। पीछे आकर के यहाँ पे देखिए एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है, पर इसके पहले तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे फूला हुआ संरचना बना रहता है, इसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला, एम्पुला जा करके आगे एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना में ये खुलता है। ठीक है। इसको कहते हैं सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल्स। ये दोनों और दो होंगे, दो, दोनों आकर के ये अपने अपने नली द्वारा यहाँ पे आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका। इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट की संख्या 2 होती है, सेमिनल वेसिकल्स की संख्या भी 2 होती है दोनों साइड में। ठीक है। अब यहीं पे एक ग्रंथि होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। यहीं पे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे, ये आगे पाइपलाइन ये जो निकला हुआ है, इसको कहते हैं
यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा होता कहाँ है, तो देख लीजिए, ये पेनिस हो गया। ये क्या हो गया, पेनिस। यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है, ये पेनिस हो गया। यह शिश्न नर का ये जननांग है, इसको शिश्न या पेनिस कहते हैं। पेनिस, पेनिस। ठीक है, तो इसमें से ये जो पाइपलाइन होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, इसी में आकर के ये इजैकुलेटरी डक्ट मिल जाता है। ठीक, और अंतिम में इस वाले छिद्र से, जिसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, मीटस द्वारा बाहर खुलता है। अब ये जो लाइन, पाइपलाइन है, ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता पूरा यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब देखिए, ये 3 भागों में बटा होता है। एक वो भाग जो प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर पाया जाता है, और एक वह भाग जो इस रीजन में, पेनिस वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज और भूल रहे थे, यहाँ पे एक और ग्रंथि होती है, ये यूरेटर के पीछे, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। पीले रंग का होता है ये। ठीक, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि में जो यूरेटर होता है उसको कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अच्छा, ये बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तक के भाग में जो यूरेटर होता है उसको बल्बर यूरेथ्रा कहते हैं, बल्बर यूरेथ्रा कहते हैं। और ये पेनिस वाले भाग में जो, या शिश्न वाले भाग में जो यू, यूरेटर होता है, सॉरी, यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा होता है, उसको कहते हैं पेनाइल, पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। तो इस तरह से ये आपका यूरेथ्रा ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो ये ये पूरा चित्र समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे चीजें हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एक चीज और पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 होती है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स की संख्या 2 होती है। इजैकुलेटरी डक्ट की संख्या 2 होती है। ठीक है, यूरेथ्रा की संख्या 1 होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम देख लेते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स अंदर से कैसा होता है, ये देखा जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स अंदर से कैसा होता है।
ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख लिया जाए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब देखिए ये मान लेते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक वृषण पिंडक है। अब इसमें 2 या 3 क्या मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, जो एक तरफ से खुले और एक दूसरे तरफ से बंद होते हैं, यानी अंधनाल होते हैं, या ब्लाइंड ट्यूब। इस तरह की संरचना को ब्लाइंड ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बीच बीच का जो ये स्थान होगा, बीच बीच का ये स्थान जो होगा, इनको इंटरस्टिशियम कहते हैं। और इसमें जो कोशिकाएं होंगी, बीच बीच का जो स्थान होगा क्या होगा, इंटरस्टिशियम। और इसमें जो कोशिकाएं होंगी इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी, इनको लेडिक सेल भी कहते हैं, लेडिक सेल्स भी कहते हैं। अब इनसे एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसको एंड्रोजन, एंड्रोजन कहते हैं, या टेस्टोस्टेरोन है। ये एक मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन होता है। ठीक है, अब इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बाहर निकालते हैं, इसका टीएस काटते हैं। तो जब टीएस काटेंगे इसका, तो क्या दिखेगा, देखिए कुछ ऐसे संरचना दिखेगी जी। बाहर एक परत होगा, इसको ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक, इसके ठीक भीतर एक लेयर होता है, भीतर वाले लेयर को क्या कहेंगे, तो जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक, अब देखिए इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं और कुछ कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे। जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, और ये बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं होती हैं इनको नर्व सेल, सर्टोली सेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो देखिए ये स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, कॉलमनर सेल हैं, कोलुमनर सेल हैं, कोलुमनर सेल्स हैं, इनको कहते हैं। ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, ये कॉलमनर सेल्स जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं उनको कहते हैं क्या, तो यहाँ बता देते हैं
टेस्टेकुलर सेल भी कहते हैं, सर्टोली सेल भी कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक, टेंटेकुलर, सस्टेंटेकुलर, ये सस्टेंटेकुलर है, सस्टेंटेकुलर सेल कहते हैं या सर्टोली सेल कहते हैं या इनको नर्स सेल कहते हैं। ठीक, आज जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ठीक है, कैसे बनता है भाई? तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को ये जर्म सेल, ये मेल जर्म सेल है या नर जनन कोशिका है, ये डिप्लॉयड होता है। इससे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ये 2n होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ठीक, इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड से अंतिम में स्पर्म बनते हैं। ये इसको शुक्राणु पूर्व कहते हैं, शुक्राणु पूर्व। ठीक, ऐसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन जाता है और इन विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है सस्टेंटेकुलर सेल या सर्टोली सेल या नर्स सेल। ये सब एक ही का ये कई नाम है। यही विकसित हो रहे ये शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करते हैं। अब देखिए, ये तो एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। मान लीजिए एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यहाँ है, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यहाँ है, एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यहाँ, एक यहाँ है। तो इनके बीच बीच जो कोशिकाएं होंगी उनको कहेंगे, मान लीजिए बीच बीच में ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं, इनको कहेंगे इंटरस्टिशियल ये सेल्स होंगी, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल बोलते हैं, लेडिग सेल। इससे टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो टेस्टोस्टेरॉन बन गया, ये मान लीजिए ये टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा ऐसे, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, तो अब ये टेस्टोस्टेरॉन इसके भीतर या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर कैसे जाता है? तो ये जो नर्व सेल होती है, सर्टोली सेल, ये एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। लिख देते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालती हैं। ठीक, जो टेस्टोस्टेरॉन को आकर्षित करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं और खींच करके फिर किस में ला देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के भीतर। अब जब यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा अधिक हो जाती है तो फिर ये प्रमोट किसको करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को या शुक्राणु जनन की क्रिया को ये प्रोत्साहित करता है या बनने के लिए नए शुक्राणुओं को बनने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है,
तो ये चीज रह गया। अब थोड़ा सा पेनिस के विषय में देख लिया जाए। पेनिस के विषय में एक चीज और बताइए, ये सीमेन क्या होता है भाई? सीमेन या वीर्य? वीर्य, तो वीर्य जो होता है, ये जो जितनी ग्रंथियां हम बताए हैं, क्या क्या ग्रंथि बताए हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बताए हैं, सेमिनिफेरस, ये सेमाइनल वेसाइकिल बताए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बताए हैं, इसके बाद काउपर्स ग्लैंड बताए हैं। ये तीनों ग्रंथियों से, इनसे कुछ न कुछ चीजें स्रावित होती हैं। अब वो पूरा डिटेल लगेंगे बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 घंटा वैसे ही हो गया है, बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं। तो भैया पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, तभी कुछ सीख पाओगे। ठीक है। ठीक, तो ये तीनों ग्रंथियों से इनके निकले हुए स्राव प्लस स्पर्म दोनों मिलकर के, प्लस स्पर्म दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। अब वीर्य जो होता है उसका पीएच मान 7.3 होता है, पीएच। ठीक, एक बार जब पुरुष का वीर्य अस्खलित होता है, बाहर निकलता है, तो उसकी मात्रा होती है 2.5 से 4 ml, और उसमें शुक्राणुओं की संख्या 300 से 400 मिलियन होता है, मिलियन होता है। ठीक, ये सीमेन की बात हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और बचा है, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। पेनिस की बात हो जाए। पेनिस या शिश्न। भैया मोबाइल मेरा बैठने वाला है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले टर्न पे हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार, और आप वीडियो पूरा जरूर देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।